गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के पेपर में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। उसमें अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें एक्सप्लेन किया था अपन ने सेंटर ऑफ मास कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र से क्या मीनिंग निकलता है और उसका 2 पार्टिकल के लिए जो RCM का फॉर्मूला लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, 3 पार्टिकल के लिए लिखा जाता है RCM वो कैसे लिखते हैं, n पार्टिकल के लिए लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। फिर अपन ने इसमें 3 डिस्टेंस पढ़ी थी, जिसमें एक तो था कैपिटल RCM। कैपिटल RCM वह दूरी होती है, जैसे मैंने कह दिया कि कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर कोई क्या है, अपने पास सेंटर ऑफ मास है। मुझे बताया कि कोई भी बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उस बॉडी का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, कोई ना कोई क्या होगा, अपने पास द्रव्यमान केंद्र होगा। तो वो द्रव्यमान केंद्र की निर्देश तंत्र से जो दूरी होती है या निर्देश तंत्र के सेंटर पॉइंट से जो दूरी होती है वो कैपिटल RCM होती है या द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कहलाता है, जिसे मैं RCM m1r1 + m2r2 -mn अपॉन में m1 + m2 -mn से लिखता हूँ। तो आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो उससे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि अपने पास बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बहुकणीय तंत्र क्या होता है, यानी कोई ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हो। कोई ऐसा सिस्टम लेना है यानी मल्टी पार्टिकल हो, यानी फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होने चाहिए। और उसकी अपन को निकालनी है क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है अपन को? काइनेटिक एनर्जी। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि आई वे पार्टिकल की गतिज ऊर्जा मुझे निकालनी है, आई वे कण की गतिज ऊर्जा मुझे निकालनी है। आई वे कण का मतलब है कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लास्ट वाला कोई आई वा पार्टिकल हो गया। लास्ट में मैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इस आई की जगह मैं 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मल्टी पार्टिकल सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आई पार्टिकल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। तो अपना जो टॉपिक है वो है अपने पास की मल्टी पार्टिकल है, उसकी मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मल्टी पार्टिकल सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई पार्टिकल, ये अपना टॉपिक रहेगा। अब इसमें एक डायग्राम एज्यूम करते हैं। उस डायग्राम में अपन को क्या करना है, कोई पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, उसके अंदर कोई बॉडी लेनी है। क्या लेना अपन को? कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है और उसके अंदर कोई बॉडी एज्यूम करनी है। तो पहले तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई एक्सिस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास कोई एक्सिस हो जाएगा। तो ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक तो ये एक्सिस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या, ये वाला एक्सिस। ये मैंने कह दिया कि कोई एक्स और वाई की मैं क्या ले लिया, कोई एक्सिस ले लिया या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि इसमें कोई बॉडी है, क्या है अपने पास, कोई क्लोज बॉडी है, तो उसका कोई सिस्टम है। तो वो सिस्टम बनाने के लिए मैंने ले लिया, ये मैं सिस्टम बना लेता हूँ इसके बेस पे कि मेरे पास ये कोई सिस्टम बना हुआ था। ये क्या था अपने पास? कोई सिस्टम है, यानी कोई बहुत एक सिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट एज्यूम करता हूँ। एक तो पॉइंट ले लेता हूँ ए, एक तो मैंने पॉइंट ले लिया क्या, ए। ये वाला मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कौन सा है, ए है। दूसरा मैंने कोई पॉइंट ले लिया बी, दूसरा मैंने कोई पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि जो सिस्टम था या कोई बॉडी थी, ये जो पिंक कलर के शेडेड में आपको दिख रहा है, ये मैंने कोई सिस्टम या कोई बॉडी एज्यूम कर रखी है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ये पार्टिकल है, उस पार्टिकल में जो ये ए है, ए यहाँ पर क्या है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। यानी ए है वो क्या है अपने पास, ये वाली जो है पूरी बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। यानी उसका द्रव्यमान केंद्र है वो ए पॉइंट पर क्या रहता है, पूरी बॉडी का केंद्रित रहता है। तो मैं कह सकता हूँ यदि ये ए पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो जो ए पॉइंट है वो क्या होगा अपना, यदि ए पॉइंट को यदि मैं निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिला लूँ तो वो क्या बनेगा अपना, कैपिटल RCM बनेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ द RCM। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द RCM क्या हो जाएगा, ए से ओ तक। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या था अपने पास, ओ था। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, ओ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसका यदि मैं एक्सिस बनाऊँ तो ये वाला एक्सिस बन जाएगा अपना, ये वाला एक्सिस बन जाएगा, ये वाला कि यहाँ से यदि मैं सेंटर पॉइंट से कोई ए पॉइंट को मिलाऊँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी,
RCM। ये कोई बॉडी का द्रव्यमान केंद्र था, इसको O पॉइंट से मिलाते हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RCM हो जाएगी। फिर यदि मैं कहता हूँ कि यदि जो ये बी है, बी पर रखा हुआ अपना आईवा पार्टिकल, आईवा यानी बहुत सारे पार्टिकल है, तो मैं एक लास्ट वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ या कॉमन पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, वो पार्टिकल है अपना कौन सा, आईवा पार्टिकल। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल है वो क्या है, आई है। यदि मैं इसकी स्थिति सदिश बनाऊँ तो ये स्थिति सदिश क्या बनेगा अपने पास, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्थिति सदिश ये वाला बन जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि जो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ए था, तो ये जो आईवा पार्टिकल था, आईवा पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होती है वो आप सभी को पता है कितनी होती है, RC होती है। और आईवा पार्टिकल है तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास, RC हो जाएगी। तो मैं उसकी डायरेक्शन लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली डायरेक्शन क्या बनेगी अपने पास, ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी ये वाली। क्लियर? तो देखो ये डायग्राम आपको क्लियर डायरेक्शन के साथ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ए था वो कोई सेंटर ऑफ मास था बॉडी का, तो उसको मैंने O पॉइंट से मिलाया तो वो क्या बन गया, स्थिति सदिश बन गया। तो उस स्थिति सदिश को या उस पोजीशन वेक्टर को अपन क्या कहेंगे, RCM। क्या कहेंगे अपन, RCM। ऐसे ही जो आईवा पार्टिकल था, आईवे पार्टिकल को यदि मैंने निर्देश तंत्र के सेंटर पॉइंट से मिलाया तो वो क्या बनेगा अपना RI, यानी ये वाला पार्टिकल क्या बन जाएगा, RI। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये एक पोजीशन वेक्टर है जो RI कहलाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस या ये वाली पोजीशन कौन सी, तो मैं लिख सकता हूँ कि आईवे पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द आईवा पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, RCI। क्या हो जाएगा अपने पास, RCI। और ये सारे के सारे वेक्टर है, देखो इसकी पोजीशन वेक्टर होता है वो इसके पार्टिकल की ओर होता है, तो O से A की डायरेक्शन, O से B की डायरेक्शन, और यदि मैंने A से B किया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। अब यहाँ पे जो थ्योरी लिख रखी है वो अपन ने इसी से रिलेटेड थ्योरी लिख रखी है, देखते हैं उस थ्योरी को। लिख रखा है कि माना कि एक निकाय में A बिंदु है, तो A बिंदु अपने पास ये वाला आ गया। A बिंदु द्रव्यमान केंद्र है, यानी जो A पॉइंट है वो क्या है अपना सेंटर ऑफ मास है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा कौन सा, A पॉइंट। तथा B बिंदु पर आईवा कण है, B बिंदु पर आईवा कण है, तो यहाँ पर जो मैंने पार्टिकल माना है B पॉइंट पर वो कौन सा है, आईवा पार्टिकल है। फिर अपन ने लिखा है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें ज्ञात करनी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है, इस आईवे पार्टिकल की। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आईवा कण है, इस आईवे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा अपने पास, RCM होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि जो RCM है वो क्या, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, और ये सारे के सारे क्या होंगे अपने पास, वेक्टर फॉर्म में होंगे। ये सारे डिस्टेंस क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूँ तथा आईवे कण का स्थिति सदिश क्या है अपने पास, RI है, तथा RCI द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश है, यानी आईवे पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश है वो RCI है, निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में है वो RI है, और द्रव्यमान केंद्र का निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो RCM है। तो ये वाला तो सारा क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये वाला क्या होगा अपने पास, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं कि सपोज ए पॉइंट इन द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास, यानी ए पॉइंट पर क्या था अपने पास, कोई सेंटर ऑफ मास था, एंड बी पॉइंट इन देयर ए पार्टिकल विच काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज RCM एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द आईवा पार्टिकल इज RI एंड RCI इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास, यानी वो अपने पास क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तीन डिस्टेंस वेरी कर रही है, RCM, RCI और RI। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे आईवे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सभी को पता है कि आईवे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होता है। यदि मैं आईवे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 mvi² हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी है कि आईवे कण की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, 1/2 mvi² होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आईवा पार्टिकल इज 1/2 mvi²। ये एरो कुछ गलती से लग गया है तो इसको आप इग्नोर करना। यानी अपने पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/2
एम वी आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से मैं इस आई वे पार्टिकल की क्या निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या, वी आई, क्योंकि जब तक आपको वी आई नहीं पता आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, यदि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए और बी, एक ट्राइंगल बन रहा है, यदि मैं यहाँ से चलता हूँ डायरेक्शन में, यदि मैं सदिश त्रिभुज नियम वेक्टर ट्राइंगल लॉ यूज करता हूँ, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ में ओ से ए जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, आर सी एम आ जाएगा। यदि मैं ए से बी जाता हूँ तो आर सी आई आ जाएगा, और बी से ओ आता हूँ तो आर आई हो जाएगा। अब यदि डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ तो टर्म प्लस में होगी, डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो टर्म क्या होगी, माइनस में होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ से ए पर जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आर सी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आर सी एम तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए से बी आऊँगा डायरेक्शन के साथ जा रहा हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा, आर सी आई हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ आऊँगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आर आई माइनस में हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिकल टर्म में कि वेक्टर ट्राइंगल लॉ से या सदिश त्रिभुज नियम से क्या लिख सकते हो आप, सदिश त्रिभुज नियम से, या फिर मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ट्राइंगल लॉ से। वेक्टर ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, तो वेक्टर ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि इसमें क्या करना है मुझे, आर सी एम ये पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास आर सी आई हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। मुझे वी आई निकालना है, यानी मैं आर आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगा अपने पास आर सी एम, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास आर सी आई। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, आर आई की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे वेलोसिटी की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे पोजीशन की टर्म है और वेलोसिटी की टर्म चाहिए, तो मुझे क्या करने का होगा, टी के सापेक्ष अवकलन, यानी एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष यदि मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो इस डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर आई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर सी एम अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डी टी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास डी आर सी आई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्लियर। अब मैं लिख सकता हूँ कि जब पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव होता है तो अपन को क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, वेग वाली टर्म मिलती है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, वी आई हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वी आई, ये हो जाएगा अपने पास वी सी एम, तो मुझे पता है ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा अपने पास वी सी आई, ये भी क्या होगा अपने पास, वेक्टर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ये जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो वेलोसिटी वाली टर्म आ जाएगी आई वे पार्टिकल के लिए। अब यदि मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब वी आई आ गया, मुझे वी आई स्क्वायर चाहिए, तो वी आई डॉट वी आई कर सकता हूँ, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे वी आई डॉट वी आई, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, वी आई स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं क्या लिखूँगा, वी सी एम प्लस का क्या हो जाएगा, वी सी आई, और इसका भी क्या करना है अपन को, होल स्क्वायर, यानी स्वयं के साथ मल्टीपल करना है। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, वी सी एम प्लस का हो जाएगा अपने पास वी सी आई, ये वाली टर्म बन जाएगी। यदि मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी एम का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास वी सी आई का स्क्वायर, तो वी सी आई का स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास हो जाएगा अपने पास क्या, यदि होल स्क्वायर की टर्म से ओपन करोगे तो 2VCM और साथ में क्या हो जाएगा VCI, ये आ जाएगा। यानी VI स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, VCM स्क्वायर प्लस VCI स्क्वायर प्लस 2VCM और VCI। यानी इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर हो गया वो तो वेक्टर हट गया, यहाँ पे केवल क्या रह गया अपने पास, वेक्टर रह गया। तो यहाँ से यदि मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो ये तो अपने पास क्या आ गया, VI स्क्वायर आ गया, यानी क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन 3 आने के बाद यदि मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी क्या आती है अपने पास, 1/2 mVI का क्या था अपने पास, स्क्वायर था, क्या था अपने पास, K =
1/2m vi का स्क्वायर था, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 1/2, यहाँ पे हो जाएगा m, और vi की जगह मैं ये पूरी वैल्यू रख सकता हूँ, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास vcm का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा vci का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2vcm डॉट का क्या हो जाएगा vci, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब मुझे पता है कि क्या मैं m को मल्टीपल की टर्म में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1/2, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ m vcm का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास m vci का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 2vcm, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m vci, क्या हो जाएगा 2mvci, यानी देखो m इसके साथ भी आ गया, m इसके साथ भी आ गया, और इसके साथ मैंने vci की टर्म में रख दिया। अब मेरे पास जो द्रव्यमान आघूर्ण वाली टर्म थी, क्या थी अपने पास, द्रव्यमान आघूर्ण वाली टर्म थी, द्रव्यमान आघूर्ण वाली टर्म क्या कहती है कि समेसन m r c i इक्वल टू क्या होता है अपने पास 0 होता है, ये होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका यदि t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके मैं इसका ये भी लिख सकता हूँ drci अपॉन में dt इक्वल टू क्या होगा 0, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा vci इक्वल टू ये भी क्या होगा 0, यानी ये वाली जो टर्म है वो टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे 0 बन जाएगी। यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली टर्म क्या बन गई अपनी 0 बन गई, ये वाली टर्म क्या बन गई अपनी 0 बन गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि जब m rci 0 है तो m vci भी क्या होगा 0। अब आप कहोगे कि यदि m vci 0 है तो m vci स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, नहीं, क्यों, द्रव्यमान आघूर्ण 0 कैसे होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, rci क्या होता है अपने पास वेक्टर है, और मैंने एक डायग्राम बना के बताया था कि एक बीच का एक्सिस ले लिया, इधर कोई पार्टिकल ले लिया जो r1 है, यही पार्टिकल इधर घूमकर इधर जाता है तो इसकी डिस्टेंस r1 के इक्वल होगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी, इसलिए वो द्रव्यमान आघूर्ण की टर्म क्या होती है 0 होती है। यदि मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने का मतलब है अब जो नेगेटिव था वो भी क्या बन गया पॉजिटिव बन गया, तो कभी भी द्रव्यमान आघूर्ण का स्क्वायर वाली टर्म 0 नहीं होती, ओनली फॉर सिंगल टर्म क्या होती है 0 होती है। तो ये वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो अपने पास क्या बचा k इक्वल टू 1/2m vcm स्क्वायर प्लस 1/2m vci स्क्वायर, और आगे वाली जो टर्म थी वो पूरी की पूरी क्या बन गई अपने पास 0 बन गई, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई इसकी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अपने पास ये वाली k इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 1/2m vcm का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2m, और साथ में हो जाएगा v, यहाँ पे जो सेकंड पार्टिकल था वो क्या था अपने पास vci का स्क्वायर, ये वाली काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि आई वे पार्टिकल के लिए जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो अपन को ये मिलेगी, यानी ये क्या है अपने पास कंप्लीट आई वे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, आई वे पार्टिकल की। तो ये था अपने पास इक्वेशन नंबर पहले दिया था अपन ने 3, तो इसको दे दो 4, इसको क्या दे दो 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 4 आई वे कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, कर सकता हूँ, यानी रिप्रेजेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आईवा पार्टिकल फॉर आई पार्टिकल, क्या हो जाएगा अपने पास आई वे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं कहता हूँ कि ये तो क्या निकाला, आई वे कण की गतिज ऊर्जा निकाली है। यदि मैं इसके लिए समेशन की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, यदि मैं इसके लिए समेशन की बात करता हूँ या संपूर्ण पिंड के लिए बात करता हूँ, संपूर्ण पिंड के लिए, या फिर मैं लिखता हूँ कंप्लीट सिस्टम के लिए, क्या हो जाएगा फॉर कंप्लीट सिस्टम के लिए, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी संपूर्ण पिंड के लिए, और ये हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम के लिए। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास
तो संपूर्ण पिंड के लिए और कंप्लीट सिस्टम के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, के आई इज इक्वल टू क्या लग जाएगा अपने पास 1/2m। और यहाँ पे यदि कंप्लीट पार्ट सिस्टम के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, समेसन की टर्म में आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, समेसन एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 समेसन एम और साथ में क्या हो जाएगा वी सी आई का स्क्वायर। यानी कंप्लीट पार्टिकल या कंप्लीट सिस्टम के लिए आई वे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ये वाली टर्म आएगी। तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी सी एम स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 1/2 एम वी सी आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो जो ये टर्म है ये सारी टर्म ही अपन को डिफाइन करनी है कि ये कौन कौन सी टर्म है। तो देखो यहाँ पे यदि एम यदि आप स्मॉल लिखते आ रहे हो तो सारे स्मॉल ही लेना, यदि कैपिटल लिखते आ रहे हो तो कैपिटल ही लेना। तो जो भी आप एम पहले से लिख रहे हो वो ही लेना। इस समेसन एम, अब जैसे मुझे ये वाली टर्म है तो ये वाला आई वे पार्टिकल का था, समेसन लगाने का मतलब है अब उसका फर्स्ट का भी लिख सकते हो, सेकेंड का भी लिख सकते हो, थर्ड का भी लिख सकते हो, सारी टर्म एज इट इज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो अपने पास टर्म आई के इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 समेसन एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 एम समेसन और साथ में हो जाएगा वी सी आई का स्क्वायर। ये वाली जो भी टर्म आई है उस टर्म में ये क्या क्या डिफाइन हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो समेसन था, अब यहाँ पे सी आई है, सी आई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि के इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल एम बी सी एम का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1/2 कैपिटल एम और बी सी आई का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेसन एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इसमें ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो वेरीफाई करते हैं कि वी सी एम क्या है, वी सी एम क्या है। तो मैं लिख सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र का निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में क्या है, वेग है। यानी वी सी एम इज इक्वल टू क्या है, द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग क्या है अपने पास, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी, ये क्या द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है, यानी वेलोसिटी रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के लिए जो होगी वो होगी। ऐसे ही अपने पास जो वी सी आई है वो क्या है अपने पास, आई वे पार्टिकल की क्या है अपने पास, वी सी आई। और वी सी आई अपने पास क्या है, वी सी आई वाली जो भी टर्म है वो है अपने पास क्या, कि द्रव्यमान, यहाँ पे क्या था, आई वे पार्टिकल की द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में दूरी थी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि वी सी आई का मतलब क्या है अपने पास, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आई वे कण का वेग है। आई वे कण का क्या है अपने पास, वेग है। क्लियर। ऐसे यदि मैं तीसरी टर्म क्या है, एम वी सी एम है, बी सी आई है, एम मास है और के क्या हो जाएगा अपने पास, कुल का आई वे कण की गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी, आई वे कण की गतिज ऊर्जा। तो ये वाली अपने पास सारी टर्म क्या हो जाएगी ही, डिफाइन हो जाएगी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो 1/2 एम वी सी एम, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है वो वाली टर्म क्या बताती है, तो ये बताती है कि मूल बिंदु के सापेक्ष आई वे कण की गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये वाली जो टर्म है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है वो टर्म क्या लिख सकता हूँ, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा के योग के क्या होती है अपने पास, बराबर होती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी है और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आई वे कण की गतिज ऊर्जा है द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में, क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे क्या है, वी सी एम स्क्वायर, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी। यानी
ये है द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा, या फिर मैं लिख सकता हूँ द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस में जो टर्म हो जाएगी आई वे पार्टिकल की, आई वे कण की द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म। तो इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में या इसको लैंग्वेज में भी बना के लिख सकता हूँ कि जो ये वाली समीकरण है, इस समीकरण से क्या स्पष्ट है कि आईवे कण की गतिज ऊर्जा, इस समीकरण से स्पष्ट है कि आईवे कण की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो द्रव्यमान केंद्र के काइनेटिक एनर्जी तथा आईवे पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, उसके सम के इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र जो भी था वो उसके रेस्पेक्ट में अपन ने क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया, यानी अपने पास बहुकणीय तंत्र में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, कि इसका कुछ न्यूमेरिकल देखना अपन को, उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास न्यूमेरिकल दे रखा है कि दो पार्टिकल है जिनके द्रव्यमान 10 kg और 2 kg है। क्या है अपने पास, दो पार्टिकल है, आपके एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने लिखता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कह रहा है, अभी तक जो ओपन ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मेरे पास दो पार्टिकल है जिसके द्रव्यमान m1 और m2 10 kg और 2 kg है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू 10 kg और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2 kg। क्लियर। फिर वो कह रहा है कि इसके वेलोसिटी के वेक्टर गिवन है, यानी दो वेक्टर गिवन है, एक तो v1 गिवन है और एक v2 गिवन है। तो v1 है और दूसरा क्या है अपने पास v2 है। तो v1 की जो वैल्यू है वो 2i माइनस 7j प्लस है अपने पास 3k। ऐसे अपने पास जो सेकेंड है वो है अपने पास क्या, v2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने पास 10i माइनस का 35j, माइनस का 35j माइनस का 4k, ये वाली टर्म दे रखी है। आई जे के है वो इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि उसका द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है मुझे, द्रव्यमान केंद्र का वेग, यानी क्या निकालना है मुझे, VCM निकालना है। अब मुझे पता है VCM निकालने के लिए RCM का फॉर्मूला आया था और RCM से आप VCM इजीली निकाल सकते हो। तो देखो RCM था, वो RCM क्या था अपने पास, m1 r1 प्लस का m2 r2 अपॉन में क्या था अपने पास m1 प्लस का m2, ये वाला था। यानी ये तो किसके लिए था, RCM के लिए था, जब अपन दो पार्टिकल की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, RCM की जगह अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पे VCM लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस का हो जाएगा m2 v2 अपॉन में हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में देखो सारी चीज़ गिवन है, v1 है, v2 है, m1 है, m2 है। तो इजीली मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, VCM निकाल सकता हूँ। तो VCM निकालने के लिए क्या करें, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास m1 तो कितना है 10 और v1 की वैल्यू कितनी है 2i माइनस 7j डायरेक्शन लगाते रहना, प्लस का क्या हो जाएगा 3k। क्लियर। ऐसे अपने पास जो m2 है वो कितना है 2 प्लस का m2 है 2 और v2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10i माइनस 35j, तो ये हो जाएगी 10i माइनस का 35j और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 4k। क्लियर। ऐसे ही अपने पास अपॉन में क्या आ रहा है m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा 12। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो VCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20i माइनस का हो जाएगा 17j प्लस का हो जाएगा अपने पास 13k। क्लियर। इसमें मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 20i माइनस का हो जाएगा 17j और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 8k। अब ये वाली जो टर्म है तो देखो यहाँ पे जो v2 था वो 4 ही था, ठीक है।
तो ये वाली जो टर्म है और अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास 12, तो ये हो जाएगा अपने पास VCM इज इक्वल टू देखो 20 और 20i कितना हो जाएगा 40i। क्लियर। 17j माइनस 17j यानी माइनस का 140j क्या हो जाएगा 140j। 30 माइनस का 8 यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास 22k और अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास 12, अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास 12। तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसकी यदि मैं यूनिट की बात करूँ तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 1/12 आगे ले लो या तीनों के साथ सेपरेट कर दे, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो। तो 40i माइनस का हो जाएगा अपने पास 140j और प्लस का हो जाएगा अपने पास 22k और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इसकी VCM की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपने पास इस VCM की वैल्यू हो जाएगी। तो इससे पहले अपन ने न्यूमेरिकल किया था उसमें अपन ने देखा था क्या YCM देखा था, RCM देखा था। तो यहाँ पे आज अपन ने क्या देख लिया VCM भी देख लिया। क्लियर। फिर अपने पास एक और पार्टिकल है, एक और न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल है अपने पास, ये कह रहा है कि मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो यहाँ पे पार्टिकल दे रखा है और उस कोई एटम या कुछ मॉलिक्यूलर अणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कोई अणु की बात कर रहा है। और उस अणु में क्या दे रखा है, उस अणु में ये दे रखा है कि अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके गैस के अणु में कार्बन C इज इक्वल टू 12 मात्रक और O इज इक्वल टू 16 मात्रक। यानी C दे रखा है अपन को 12 मात्रक में और जो O दे रखा है वो दे रखा है अपन को, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 12 मात्रक में। और परमाणुओं के जो केंद्र के बीच की दूरी है वो दे रखी है, यानी कुछ दोनों परमाणु C तथा O, यानी C तथा O के बीच की दूरी, C तथा O के बीच की दूरी दे रखी है, वो दे रखी है अपने पास कितनी 1.12 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो, यानी C के रेस्पेक्ट में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, यानी क्या निकालना है मुझे RCM निकालना है। क्या निकालना है मुझे RCM निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज किया, यदि मैं कहता हूँ कि एक C है और एक O है, इसकी जो मास दे रखा है 12 मात्रक में दे रखा है और इसका मास दे रखा है 16 मात्रक में। अब ये कह रहा है कि C के रेस्पेक्ट में यानी इसके रेस्पेक्ट में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है और दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 1.12 एंगस्ट्रॉन है। यानी मुझे निकालना तो क्या है RCM, मुझे क्या निकालना है RCM। और RCM के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस का हो जाएगा M2 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का M2। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल बीच में नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड मास अलग अलग है और इसने बोला है कि कहाँ के रेस्पेक्ट में निकालना है C के रेस्पेक्ट में। यानी C के रेस्पेक्ट में इसकी दूरी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो इसका RCM आएगा वो हो जाएगा अपने पास क्या M1 तो कितना है 12 हो जाएगा। और जो ये R1 है ये R1 क्या आएगा 0। ये 0 क्यों आएगा, ये 0 इसलिए आएगा क्योंकि C के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। यदि वो O के रेस्पेक्ट में होता तो अपने पास R2 0 होता और C के रेस्पेक्ट में है, यानी O का C के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 16 और R2 कितना है अपने पास 1.12 एंगस्ट्रॉन है। कितना है अपने पास 1.12 एंगस्ट्रॉन है। तो 1.12 क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉन की टर्म में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें जो लॉजिक था वो यही था। आप क्या करते हो जल्दबाजी में फॉर्मूला डायरेक्ट होता है और फॉर्मूले के डायरेक्ट में दोनों की डिस्टेंस क्या रख देते हो 1.1/2 और 1.1/2 क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है R1 और R2 वो क्या आती है सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल की डिस्टेंस आती है। तो यहाँ पे मैं C के रेस्पेक्ट में यदि निकालता हूँ तो ये वाली टर्म R1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो भी वैल्यू बनेगी वो अपने पास ये वाली बनेगी और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी एंगस्ट्रॉन में ही आएगा क्योंकि एंगस्ट्रॉन यूनिट ऐसी की ऐसी रखी हुई है। तो वो आ जाएगा कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 0.64 एंगस्ट्रॉन। कितना आ जाएगा अपने पास 0.64 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर।
तो ये तो था अपने पास सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे अपन ने बात की आई वेव पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की, कि आई वेव पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, एक दूसरे पर कैसे वेरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं, तो अपन ने सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कॉलिजन या टक्कर। तो मुझे पता है कि टक्कर कैसे होती है, पार्टिकल की टक्कर कैसे होती है, पार्टिकल कैसे एक दूसरे से टक्कर करता है, तो उसमें क्या क्या चेंज आता है। आपने इंसानों के बीच की भी टक्कर देखी है, पार्टिकल की भी टक्कर देखी है, गाड़ियों की भी टक्कर देखी है, टक्कर कितने प्रकार की होती है वो सारा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपना एक नया टॉपिक रहेगा कॉलिजन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।